हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर वीडियो ज़्यादा नहीं खींचती तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा, है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है या आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आपको कि भाई पहले चैप्टर से आओ। पहले चैप्टर का मतलब पहले लेक्चर से आओ और फिर आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ना है। ठीक, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। राउट लॉ तो याद ही होगा सबको। ठीक, देखो मैं जुगाड़ बनाता हूं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, मान लो। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें से सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है। कौन कौन? सर इसमें ए भरा है और इसमें बी भरा हुआ है, दोनों। और बोथ क्या है? बोथ आर वोलेटाइल। ठीक है, दोनों के दोनों सोल्यूशन क्या है? वोलेटाइल है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जैसे टोटल प्रेशर अगर मैं निकालूं तो यह आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये तो बात एकदम सिंपल हुई। ठीक है सर, अब क्या हुआ देखो और समझना, बहुत ध्यान से समझना, एकदम सिंपल सी बात है। वेपर भी बन रही होंगी यहाँ, ऐसे ही वाइब्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, एरो कैसा बन गया यार? अच्छा बनना चाहिए ना। हाँ, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। ये अब ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर तो आप निकाल लिए राउल्ट लॉ से, एकदम सिंपल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो चीजें बता रहा हूँ, दो चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। क्या क्या? एक है पी ऑब्जर्व्ड, ठीक, और एक मैं डिफाइन कर रहा हूँ पी, ये राउल्ट वाला प्रेशर ऑब्जर्व्ड, और ये थ्योरेटिकल लिख लो, थ्योरेटिकल। पी ऑब्जर्व्ड का मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर जो आप एक्सपेरिमेंट करके निकाले हो। पी ऑब्जर्व्ड मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर। ये हम लोग किससे निकाले हैं? एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, और ये जो प्रेशर है ये थ्योरेटिकल है। ये कैसे निकाले हम लोग? वेपर प्रेशर फ्रॉम, कहां से? सर राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट लॉ से निकालें। ठीक, अब इन दोनों को ध्यान से देखना थोड़ा। अब सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि यार मैं राउल्ट लॉ से इसका वेपर प्रेशर निकाला, पी थ्योरेटिकल है ना, उसकी वैल्यू पी ऑब्जर्व्ड मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करके निकालूं तो उसके बराबर है? ऐसा जरूरी नहीं है सर। क्यों? यहीं से कहानी आएगी नॉन आइडियल सोल्यूशन का। कैसे? ध्यान से देखना। अगर 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 ध्यान से देखना, अगर पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? पी थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल कैसे है? राउल्ट लॉ वाला। इसका मतलब पी ऑब्जर्व की जो वैल्यू है, पी ऑब्जर्व की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब आप जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हो वही वैल्यू राउल्ट लॉ से भी आ जाए। समझ में आया कि नहीं? इसको निकालने के लिए, थ्योरेटिकल निकालने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह का तो जरूरत था नहीं। आप सीधे कर लिए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी और डायरेक्ट आप जो है वेपर प्रेशर लिख लिए। ठीक, लेकिन जो पी ऑब्जर्व्ड है उसके लिए आप क्या किए? जुगाड़ उगाड़ किए, यहाँ पर मैनोमीटर वगैरह लगा के प्रेशर नापे, ऐसा कुछ जुगाड़ करके आप प्रेशर नापे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों बराबर हो जाए। मतलब आप राउल्ट लॉ से प्रेशर निकाले वो प्रेशर, और आप एक्सपेरिमेंट करके निकाले वो प्रेशर, दोनों अगर बराबर हो गया, जो कि ये केस है, तो इस स्थिति में बोलूंगा कि ये जो सोल्यूशन है ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब जो इसको ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आ रहा है? थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के, जो कि राउल्ट लॉ से हम लोग निकाले थे। मतलब राउट लॉ को अगर वो फॉलो कर रहा है ना, देखो तभी तो बराबर आ रहा है। तो राउट लॉ को अगर वो फॉलो कर रहा है, उसी टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन को क्या डिफाइन करेंगे? सिंपल सी बात, क्या? द सोल्यूशंस विच ओबेस
राउल्स लॉ अंडर ऑल कंपोजिशंस, सारे कंपोजिशन में ना, कंपोजिशंस आर आइडियल सोल्यूशन। इसको ध्यान रखना। आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? आइडियल सोल्यूशन का मतलब जो राउट लॉ को सारी कंपोजिशन पे फॉलो करता है। मतलब आप ए और बी का कितना भी मोल फ्रैक्शन ले लो, है ना, अलग अलग बदलते जाओ, लेकिन वो राउट लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, ये था मेरा आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहीं से तुमको समझ में आ गया है कि सर नॉन आइडियल क्या होगा? सर नॉन आइडियल होगा जो राउट लॉ को नहीं फॉलो करेगा। एकदम सिंपल सी बात है। अब देखो, ये तो आइडियल का केस हो गया। नॉन आइडियल क्या होगा? ध्यान देना, नॉन आइडियल सोल्यूशन, सीधी सी बात है, डज नॉट ओबे राउट लॉ, डज नॉट फॉलो या ओबेस राउट्स लॉ। ये राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, राउट्स लॉ। और यहां से फिर कहानी है क्या, ध्यान से देखना। इसमें जो पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है वो पी थ्योरेटिकल के बराबर नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएगी। अभी तो आप बोले थे सर अगर ये दोनों सेम हो गया तो ये आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा, पर ये नहीं है। तो दो केस हो सकता है। पहला केस क्या क्या कि भाई पी ऑब्जर्व्ड की जो वैल्यू है वो पी थ्योरेटिकल से ज्यादा आ जाए, थ्योरेटिकल, ये एक केस हो सकता है। पी को कैपिटल ही कर लो, दोनों जगह लिखो तो ये। इसका क्या मतलब हुआ? पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ज्यादा है किससे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, दूसरा केस, सर दूसरा केस ये हो सकता है कि पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू, पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू पी थ्योरेटिकल से कम हो जाए। ठीक, नहीं फॉलो करने का मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं है तो दो केस हो सकते हैं, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पी ऑब्जर्व्ड जो है वो छोटा है किससे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब ध्यान से देखना, कमाल की बात है। देखो, जब पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू, देखो नॉन आइडियल में दो केस बना, जिसमें एक पहला केस जिसमें पी ऑब्जर्व्ड ज्यादा है पी थ्योरेटिकल से, दूसरा केस जिसमें पी थ्योरेटिकल ज्यादा है। ठीक, अब इन दोनों का नाम है कुछ नहीं, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन है। राउट लॉ से जो डेविएशन दिखाएंगे, मतलब जो नहीं फॉलो करेंगे, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या होंगे? पॉजिटिव डेविएशन, पहली बात तो ये राउट लॉ को नहीं फॉलो करेगा, ना पॉजिटिव डेविएशन फॉलो करेगा ना नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन फॉलो करेंगे, दोनों नहीं फॉलो करेंगे। ठीक, अब जो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखना, जिसमें पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू, पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू पी थ्योरेटिकल से ज्यादा है, मतलब जो इसका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो राउट लॉ से नापे गए वेपर प्रेशर से ज्यादा आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन बोलेंगे। मतलब ये क्या है? ये क्या वैरायटी हुई? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, और जो पी ऑब्जर्व्ड और पी थ्योरेटिकल में ये वाला रिलेशन दिख गया, कहने का मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की वैल्यू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के वैल्यू से कम आ रही है। मतलब आप राउट लॉ से वेपर प्रेशर निकाले, उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर जो कि एक्सपेरिमेंटल है उससे क्या आ रही है? ज्यादा। देखो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, तो इस समय क्या होगा? सर ये नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, बहुत आसान था सर, है ना। देखो समराइज करते हैं, फिर इसको नोट करना, फिर आगे बढ़ेंगे। आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन ये पढ़ रहे थे। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? सर आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो राउट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अंडर ऑल कंपोजिशन, आप किसी भी कंपोजिशन में ए और बी ले लो और राउट लॉ को जो है वो फॉलो करेगा, उसका जो सोल्यूशन है। फिर उसके बाद हम लोग किसका बात किए? सर उसके बाद हम लोग बात किए नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वो सोल्यूशन जो राउट लॉ को नहीं फॉलो करेगा। ठीक, अब राउट लॉ को नहीं फॉलो करेगा तो दो तरीके से नहीं फॉलो करेगा। पहला क्या? जो पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है वो पी थ्योरेटिकल से क्या हो जाए? ज्यादा, जिसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। और दूसरा क्या है? जिसमें पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू पी थ्योरेटिकल से क्या हो जाए? कम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आसानी था, है ना। चलो इसको नोट कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यार, अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन
और नॉन आइडियल सोल्यूशन की दोनों वैरायटी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप नीट की बात करें चाहे जेई की बात करें, डायरेक्ट पूछ देता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल देख के, है ना। तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि यार कौन जो है वो आइडियल होगा, कौन नॉन आइडियल होगा, और आपको मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी जो है देखने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं जो अज्यूम करके चल रहा हूँ वो ये है कि ए और बी इन दोनों को मैं मिक्स करके क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। ए और बी, अब मान लो कोई भी सॉल्यूट, चलो मैं इसको ए मान लेता हूँ सॉल्यूट, और बी को क्या मान लेता हूँ, सॉल्वेंट, ठीक है। बस ये मेरा एजम्पशन है शुरू से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं पहले। आइडियल सोल्यूशन क्या कर रहा है, राउट लॉ को फॉलो करेगा, ठीक। और आइडियल सोल्यूशन में तीनों ही टाइप के इंटरेक्शन होंगे सेम टू सेम। अब देखो a प्लस बी से सोल्यूशन बन रहा है, तो इसमें कितने टाइप के इंटरेक्शन आपको दिखेंगे, सर इसमें मेरे को इंटरेक्शन दिखेगा, देखो कितने कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, एक a है और एक b है, तो दो लोग तो हैं, तो एक इंटरेक्शन a और a के बीच हो सकता है, a के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर लिए, तो एक इंटरेक्शन b और b के मॉलिक्यूल के बीच हो सकता है, सर दूसरा ये टाइप हुआ। तीसरा इंटरेक्शन a और b के मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ, देखो a और a मतलब खुद में इंटरेक्ट कर रहा है, वो b खुद में कर रहा है, तो ये दूसरे टाइप का इंटरेक्शन हुआ। तीसरा इंटरेक्शन होगा a और b के बीच का, तो ये तीन टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। इसको आप क्या बोलोगे, जैसे a को क्या माने सॉल्यूट ना, तो ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो जो राउट लॉ को फॉलो करता है जो कि आइडियल सोल्यूशन है, उसमें जो है तीनों ही टाइप के जो इंटरेक्शन है, मतलब ए बी बी और ए बी तीनों सेम होता है, इंटरेक्शन सेम है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स वैसा ही है जैसे उसमें था, रिपल्शन फोर्स वैसा ही है जैसे पहले था, अगर है तो, ठीक है, कोई चेंज वेंज नहीं हुआ, ठीक है। ऑल लिखा हुआ है, देखो ऑल इंटरेक्शंस आर सेम फ्रॉम ऑल इंटरेक्शन आर सेम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमने लिखा है, क्या लिखा है भाई, फॉर्म बाय दोज लिक्विड विच बिलोंग्स टू सेम फैमिली। यूजुअली जो सेम फैमिली वाले लोग होते हैं ना, उनको मिलाने से आइडियल सोल्यूशन बनता है। तो एग्जांपल में क्या क्या है, देखो एक आपके पास एन हेक्सेन एन हेप्टेन है ना, हेक्सेन हेप्टेन एल्केन फैमिली, बेंजीन टोलुइन, ये भी आसपास के लोग हैं, है ना। बेंजीन टोलुइन पता है ना, बेंजीन तो जानते ही हो, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, मिथाइल बेंजीन बन गया टोलुइन। और ये देखो ये क्या है, क्लोरोइथेन, ये क्या है, ब्रोमोइथेन, तो ये भी आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, मतलब इंटरेक्शन तो पहले जैसा ही है, देखो ए में जो था, बी में जो था और ए बी में जो था, सेम टाइप का इंटरेक्शन है सब में, सबका इंटरेक्शन सेम है, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर मान लो वो पास आ जाता, जैसे ए बी वाला इंटरेक्शन जो है वो अच्छा होता पहले से, मतलब ए और बी के मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, पास आने का मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, पास आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा ना। लेकिन इस केस में ए बी भी वैसा ही है जैसे इन लोग पहले थे, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं होगा, पास थोड़ी आया ना दूर गया, ठीक है। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या लिखा गया, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। इसको ध्यान देना, ठीक है, कैसे कैसे लिखा हूँ। फिर है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, किसी भी टाइप की यहाँ पर एंथैल्पी एनर्जी कुछ रिलीज ही नहीं हुई है, ना कोई एब्जॉर्ब हुई है, तो डेल्टा एच भी जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग है जीरो, इसको ध्यान देना। एंट्रोपी, मिक्सिंग का एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक। इसमें अच्छा इसका एक ना इसका प्रूफ भी है क्यों होता है, पर हमारे काम का नहीं है यार, फालतू एक डेरिवेशन करके ना उसमें एंट्रोपी एंथैल्पी का रिलेशन लिख के माइनस प्लस लगाना पड़ता है और आराम से कर जाओगे, लेकिन हमारे काम का नहीं, हम लोग याद कर लेंगे ना, इतना सिंपल तो है, कोई पूछ भी नहीं रहा उतना। ध्यान रखना डेल्टा एस मिक्सिंग, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव है, और डेल्टा जी तीनों में नेगेटिव है, ठीक, बात करेंगे इस पर। अब पॉजिटिव डेविएशन पे आ जाओ। नॉन आइडियल तो जान ही रहे हो, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब राउट लॉ को नहीं फॉलो करेगा तो दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखा दे या तो नेगेटिव डेविएशन दिखा दे। अब ध्यान देना, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, याद करो, पॉजिटिव डेविएशन में सर पी ऑब्जर्व जो था, पी ऑब्जर्व वो किससे जाता था, पी थ्योरेटिकल से, ठीक है, पी ऑब्जर्व की वैल्यू पी थ्योरेटिकल से ज्यादा आती थी, मतलब ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अब अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, फीलिंग लो, मैं जैसे सोचता हूं ना वैसे सोचना। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आने का मतलब क्या है, सर दो लोग को मैं मिलाया हूंगा ना, तो इवेपोरेशन ज्यादा होने लग गया पहले से भी। इसका क्या मतलब हुआ, सर पक्का उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि मान लो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उन लोग पास आ रहे हैं, बॉन्डिंग हो रहा है, तब उसको इवेपोरेट होना है अगर, तो अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ए या बी को इवेपोरेट होने के लिए अब ज्यादा पावर चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स अब ज्यादा हो गया।
पर यहाँ पर तो बढ़िया इवेपोरेशन हो रहा है, मस्त इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब ए और बी का इंटरेक्शन कमजोर हो गया है। ए और बी का इंटरेक्शन अगर कमजोर रहेगा ना, कमजोर रहेगा तो आसानी से उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो लोगों के बीच अगर कनेक्शन वैसा नहीं है, बॉन्डिंग वैसी नहीं है, तो समझ रहे हो एक आदमी उड़ के निकल जाएगा, बस वही बात है। तो इससे क्या पता चला सर, इसमें जो ए बी का इंटरेक्शन होगा ना वो वीक होगा, किससे? ए और बी से। देखो लिखा है वही, ए बी टाइप इंटरेक्शन इज वीकर देन बोथ ए एंड बी। ध्यान रखना, सिंपल है, बस ऐसी सोच लो। ये देखो उसके बाद क्या लिखा है, फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड ऑफ ऑपोजिट नेचर आर मिक्स्ड। ऑपोजिट नेचर के लिक्विड को जब मिक्स करोगे तो ये बनता है। मतलब क्या है, देखो ये पोलर सॉल्वेंट है, अरे ना लाइको ये पोलर सॉल्वेंट है, वाटर, ये वाटर पोलर, ये नॉन पोलर, ऑपोजिट नेचर। क्लोरोफॉर्म पोलर, ये नॉन पोलर, ऑपोजिट नेचर। अब यहाँ पर एल्कोहल है और ये है वाटर। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो अल्कोहल में होने वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट से ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर का जो इंटरेक्शन है ना खुद में वो ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर कम हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, ऐसा क्यों हुआ? सोच के देखो सर, इन लोग पास नहीं आ रहे हैं, अगर पास आते तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तब तो पास आते, पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं बढ़ रहा है। कैसे पता आपको नहीं बढ़ रहा है? अरे भाई इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है ना, तभी तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। मतलब इवेपोरेशन बढ़िया से हो रहा होगा, प्रेशर एक नंबर बन रहा होगा, एकदम वेपर प्रेशर जमाजम चल रहा होगा। पर यहाँ पर अगर मतलब डेल्टा वी, जैसे मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ समझो, अगर उन लोग पास आ रहे होते तो इवेपोरेशन नहीं हो पाता, पर इवेपोरेशन बहुत बेहतरीन हो रहा है, तभी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, उन लोग एक दूसरे से रिपल खा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे तो फट फट तभी तो आसानी से निकल पा रहे हैं ना, क्योंकि अगर पास आते अट्रैक्शन बढ़ता तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं आ पाता, कम आता ना, लेकिन ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में जुगाड़ नहीं जम पा रहा है, उन लोग दूर जा रहे हैं, तभी तो आसानी से बाहर निकल पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए डेल्टा भी यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है। मतलब आप जो सोल्यूशन बनाए हैं उसका वॉल्यूम पहले वाले ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है सर, ये हुआ। उसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी ग्रेटर देन जीरो। क्यों? देखो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी आती है और एनर्जी रिलीज होती है, पर यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ तो चल रहा है मामला, दूर दूर जा रहे हैं लोग। इसका क्या मतलब हुआ? अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स रहता तो एनर्जी रिलीज होती, पर यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ी ना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो। इस वाले केस में लेस देन जीरो होगा, सोच ही लिए होगे, क्यों? उसमें बढ़िया अट्रैक्शन चल रहा होगा सर। यस, क्या बात है, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा जी क्या भाई? डेल्टा जी निगेटिव, ध्यान रखना इसको। फिर है निगेटिव डेविएशन, बहुत सिंपल है। देखो निगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है सर, इसमें जो पी ऑब्जर्व्ड होगा ना, पी ऑब्जर्व्ड, इसका जो पी ऑब्जर्व्ड है उसकी वैल्यू से ज्यादा कौन आएगा? पी थ्योरेटिकल, ठीक है। हाँ सर ये तो हमको पता है, आप अभी पढ़ाए थे। पी ऑब्जर्व्ड से ज्यादा वैल्यू आएगी पी थ्योरेटिकल की, मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम आ रहा है, मतलब आप प्रैक्टिकल करके निकाल रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हो, तो जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? सोचो, सल्यूट सॉल्वेंट में मस्त चल रहा होगा इंटरेक्शन, मतलब उन लोग बॉन्ड वॉन्ड बना ले रहे होंगे, पास में आ गए होंगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का, तो बाहर कैसे निकलेगा भाई? उड़ेगा कैसे बाहर? नहीं निकल पाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ बस, तो यही लिखा है। देखो ए बी टाइप इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, मतलब सल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्शन बढ़िया हो रहा होगा, अट्रैक्शन बढ़िया होगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकल पाएगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा ढंग से, इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। इसीलिए तो देखो पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कम आ रही है पी थ्योरेटिकल से, ठीक। फिर आओ आगे, ये किससे बनता है? ये बनता है फॉर्म्ड व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखो इंटरेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच, तो नाइट्रिक एसिड वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया से, यहाँ पर भी आप करा सकते हो जुगाड़ लगा के, एसिड बेस एक नंबर, ये तीन उसके एग्जाम्पल है। डेल्टा वी इसमें निगेटिव आ रहा है, क्यों निगेटिव आ रहा है सर? यहाँ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आप देखे अभी तो बोले ना अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, तो अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इंटरेक्शन बढ़िया मस्त जमाजम हो रहा है, पास आ रहे हैं, तो पास आ रहे हैं मतलब सिकुड़ रहे होंगे, तो वॉल्यूम तो कम ही होगा ना, तो इसलिए डेल्टा भी क्या हो गया इसका? निगेटिव। डेल्टा एच ये भी निगेटिव, अरे एनर्जी रिलीज हुई होगी, अट्रैक्शन जब बढ़ता है बढ़िया स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी रिलीज होगी, अच्छा है सर। फिर एंट्रोपी पॉजिटिव है और गिब्स निगेटिव है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है ना, तो इसको नोट कर लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आता है। चलो फिर आगे चलते हैं। चलो आगे का देखते हैं, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ज़्यादा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेंगे इस पर ये आपसे सीबीएसई में डायरेक्ट पूछ सकते हैं थ्योरी में ही, और जेई में एग्जाम्पल वगैरह आ जाते हैं, है ना, कंडीशन वगैरह पूछ लेते हैं कब होगा क्या होगा, है ना, तो उस पर बात कर लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत सिंपल है, देखो क्या बोल रहा है,
दीज आर द मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज। ध्यान रखना, कहने का मतलब आप क्या है, कंटेनर में लिए एक सोल्यूशन, उसमें मोल फ्रैक्शन आप दो जगह डिफाइन कर सकते हो, एक लिक्विड फेस में और एक वेपर फेस में। तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, उसका जो कंपोजिशन है लिक्विड फेस का और जो कंपोजिशन है वेपर फेस का, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। देखो वही लिखा है, दीज आर द मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेस। एकदम सिंपल है, ठीक है सर, सिंपल। आगे पढ़ो। फाउंड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट है, उनसे ही बनेगा जिनका सोल्यूशन क्या हो, नॉन आइडियल हो। ठीक, अब नॉन आइडियल होगा तो फिर वही दो टाइप के सोल्यूशन है नॉन आइडियल में, एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले। ठीक, उसी हिसाब से हमारा दो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, एक मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, सही है। दे बॉइल एट अ गिवन टेम्परेचर विदाउट हैविंग एनी चेंज इन कंपोजिशन। ध्यान रखना, मतलब ये जो होता है ना, एक गिवन टेम्परेचर पे बॉइल होगा विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो बॉइल होता रहेगा। बस थ्योरी के लिए याद करना है आपको। और अगर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप देखो ये भी तो लिख सकते हो, एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू वाई अपॉन वाई बी। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है, लिक्विड सोल्यूशन विच फॉर्म एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स प्योर कंपोनेंट, है ना। मतलब ए और बी जो है, अगर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है तो आप ए और बी को सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन वगैरह करके, जो हम लोग पढ़े हैं पहले, है ना। पर देखो, बट वन ऑफ द प्योर लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब मिक्सचर से किसी एक को अलग कर लोगे, लेकिन ए और बी दोनों अलग नहीं कर पाओगे, है ना। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये था। अब मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग दो टाइप के एजियोट्रॉप हैं। ठीक है, क्या क्या होता है ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, फॉर्म्ड बाय द सोल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ सर, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, पी थ्योरेटिकल से, इसका तो यही मतलब हुआ। अब सोचो, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इसका ज्यादा आ रहा है। ऑब्जर्व्ड मतलब क्या, एक्चुअल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो एक्चुअल होती है ना, तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। क्या बात है सर, एकदम सिंपल है। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर अगर ज्यादा आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही आएगा ना, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा इससे। अब ध्यान से देखना, पहले क्या लिखा है, फाउंड बाय द सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इसके पहले क्या बोला था कि भाई ये उसी से बनेगा जो क्या है, नॉन आइडियल हो। अब नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाला है और निगेटिव वाला है, दो ठो है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले लोग हैं और निगेटिव डेविएशन वाले। तो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वो अगर एजियोट्रॉप बनाता है तो उसका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो डेफिनेटली ज्यादा आने वाला है, और अगर ऐसा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, दोनों से, मतलब ए से भी और बी से भी। क्यों होगा, देखो ध्यान देना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर at azeotropic condition will be less than the boiling point of any of the component। मतलब अगर आप A प्लस B से मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है, तो इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट रहे, है ना, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो भी रहे, अब मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ना वो A से भी कम होगा, B से भी कम होगा। देखो एग्जांपल क्या लिखा है, एक हम लोग बनाया है एजियोट्रॉप, किसको किसको मिला के, एल्कोहल और वाटर का। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इन दोनों को मिला के एजियोट्रॉपिक जो है मैं मिक्सचर बनाया। देखो कितना कितना परसेंट लिया हूँ, 96% ये और ये 4%। इससे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 79.5 डिग्री। अब जो 79.5 डिग्री है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया मिक्सचर का, वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी कम है और इससे भी कम है, यही लिखा है ऊपर। देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर एट एजियोट्रॉपिक कंडीशन will be less than the boiling point of any of the component, मतलब दोनों से कम होगा। ठीक, ये हुआ सिंपल, इसको याद रखना है ना, एग्जांपल ध्यान रखना है भाई, पूछते हैं। अब ये बनाए हम लोग ग्राफ। अब देखो इसमें जो है ना ग्राफ थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटल है। अब देखो कैसे कैसे हुआ, इतना तो अपने को पता है सर, पी नॉट ए और पी नॉट बी, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, पी नॉट बी को ज्यादा, मतलब बी जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है ऐसा मान के चल रहे थे। तो ये बना एक ग्राफ जिसमें पी नॉट भी जाता, मतलब ये पी नॉट ए और ये पी नॉट बी, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। अगर पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से, अगर पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से, अच्छा सर इसको ऊपर क्यों बनाया नीचे क्यों नहीं बनाया, अरे सोचो भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है लेकिन इसका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, ऑब्जर्व्ड पी ऑब्जर्व्ड, वो तो ज्यादा ही आएगा ना, इसलिए करो मैं ऊपर किया, वरना नीचे करते ऐसे, जैसे अगले एग्जाम्पल में करेंगे। नीचे देखना, नीचे आया, देखो नीचे आया ना, इसमें नीचे बना, ऊपर नहीं बना, तो वही है, एकदम सिंपल सा रीजन।
ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा इसलिए ऊपर बनाया। अब पी नॉट ए और पी नॉट बी में सर पी नॉट बी ज़्यादा है तो ये ऊपर हो गया, बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखना, अभी प्रेशर और सॉरी फिर से सॉरी एक बार और सॉरी, हाँ अभी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। अब मैं बना रहा हूँ टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन का, और ये जो टी नॉट ए और टी नॉट बी है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट है। टी नॉट ए मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट बी मतलब बी का बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर ए का वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसलिए वो ऊपर है, बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए वो नीचे है। अब जहां पर ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं ना, देखो ये देखो ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल रही है ना, मोल फ्रैक्शन क्या है, कंपोजिशन ही तो बता रहा है, तो ये आपको एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन बता देगा। ये मतलब आप एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन निकाल सकते हो, है ना, अगर आपके पास ग्राफ में वैल्यू दी हुई है तो आप आराम से निकाल लो। ठीक, अब आ जाओ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये क्या होता है, पहली बात पढ़ते हैं, फाउंड बाय द सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन, है ना, जिसके पास नेगेटिव डेविएशन है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउट लॉ से, उससे क्या बनेगा, क्या बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग होना भी चाहिए। क्यों सर, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है वो किससे ज्यादा होती है, कम होती है सर इसमें पी थ्योरेटिकल से, मतलब इसमें पी थ्योरेटिकल जो है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, पता है ना, नेगेटिव वाले में, ऑब्जर्व्ड वाले मतलब पॉजिटिव वाले में पी ऑब्जर्व्ड ज्यादा आता है, नेगेटिव वाले में पी ऑब्जर्व्ड कम आता है। ठीक, अब सोचो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम है मतलब पक्का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है सर, एकदम सिंपल बात है। अब देखो क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन विल बी ग्रेटर देन एनी ऑफ द कंपोनेंट। एग्जांपल देखो, नाइट्रिक एसिड और वाटर, इसका मिक्सचर कितने कितने का बनाया, 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर। ठीक, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री सेल्सियस, वाटर का सबको पता है बचपन से 100 डिग्री सेल्सियस, और जो मिक्सचर बना उसका क्या आ रहा है 120.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा है और वाटर से भी ज्यादा है, देखो है ना, मिक्सचर का ज्यादा है, और वही लिखा है ऊपर अंग्रेजी में, आपको आता है समझ में। अब क्योंकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, इसमें दिखाता कौन है, नेगेटिव डेविएशन वाला, मतलब राउट लॉ से नापी गई वैल्यू ज्यादा होगी एक्सपेरिमेंटल से, मतलब पी ऑब्जर्व्ड जो है वो कम है, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है तो नीचे बनाओगे आप, तो देखो इसमें नीचे नीचे बनाया हूं ऐसे, इसमें ऊपर बनाया था ना, इसमें नीचे बनाया। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये है पी नॉट ए और ये पी नॉट बी, पी नॉट ए और पी नॉट बी में ऑब्वियसली सर बी ज्यादा वोलेटाइल है तो उसको मैं ऊपर रख दिया। अब अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है मतलब इसकी वेपर ज्यादा बनेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, तो टी नॉट ए और टी नॉट बी में कौन ज्यादा हो गया, टी नॉट ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया ना बी से, देखो तो टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ये बना है। अब जहां पर ग्राफ मिल रहा है ये वाला पॉइंट, इसके अलावा आपको एक्स की जो भी वैल्यू मिलेगी वो मोल फ्रैक्शन होगा और वही कंपोजिशन बता देगा, और वही कौन सा कंपोजिशन होगा, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, वरना आप लोग फिर से देख लेना एक बार वीडियो, एकदम सिंपल भाषा में समझाया है। बाकी आप चाहो तो कमेंट वगैरह कर लेना, है ना, कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा आपको वैसे ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू होने वाला है, 60-70% क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखना, बाय बाय।